दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आज हमारा ये पहला वीडियो होगा। पहले वीडियो अपलोड एक बार किया था लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आई थी, इस कारण से वो वीडियो ब्लॉक कर दिया था। आज हमारा पहला वीडियो है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्नों का स्तर कैसा है ये बात भी ध्यान देने योग्य है। वही पुराने रिपीटेशन वाले सवाल बार बार सभी हल करवाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको कुछ बेहतर कंटेंट दूं। तो इस संदर्भ में अपनी एक पुस्तक चलती प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, जो वॉल्यूम 3 है, 3 भागों में हमारी पुस्तक है और वॉल्यूम 3 में NCERT सार संग्रह है और BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और NCERT की जो मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 में चलती है उनका सार हमने उस पुस्तक में दिया है। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित हल दिया है, वो मार्केट में अवेलेबल है। और यदि किसी को पुस्तक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आपके घर डाक के थ्रू वो पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। तो हम आज बेहतरीन क्वेश्चन NCERT और राजस्थान बोर्ड से जो प्रश्न बनते हैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, चाहे DSSB हो, KVS हो। अब DSSB की वैकेंसी आई, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है एक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साथियों, एक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर युग्मनज कहा है। युग्मनज का मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स। तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 है, बी ऑप्शन 36 36, सी ऑप्शन 26 26 और द ऑप्शन है 23 23। तो आप सभी प्रश्न का उत्तर सोचें और बताएं प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर साथियों 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपने गलत कर दिए होंगे, 26 और 36। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा 46। ये 23 भी सही नहीं। क्यों? युग्मनज पूछा है, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या, तो जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जोड़े कितने होंगे? 23 और गुणसूत्र कितने होंगे? 46। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, मैं आपको पूरा विस्तार समझाता हूँ कि जो मनुष्य का शरीर है, ये शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। देखो, ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। लेकिन मानव शरीर का जब प्रारंभ होता है तो मानव शरीर का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। किससे होता है? एक कोशिका से। तो एक कोशिका से मानव शरीर का प्रारंभ होता है। इस एक कोशिका को संयुक्त कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका। तो संयुक्त कोशिका कहेंगे। ये जो संयुक्त कोशिका है, ये संयुक्त कोशिका 2 उत्पादक कोशिकाओं का योग होती है। ये संयुक्त कोशिका कितने उत्पादक कोशिकाओं का योग होगी? 2। एक होती पितृ कोशिका और दूसरी होती मातृ कोशिका। मातृ कोशिका, पितृ कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं और मातृ कोशिका में भी 23 क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे। यहाँ पर पितृ कोशिका में 23 गुणसूत्र और मातृ कोशिका में 23 गुणसूत्र। ये जो 23 गुणसूत्र हैं, जब निषेचन होता है तो गुणसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर जोड़े कितने बनेंगे? 23। तो इसे बोलेंगे संयुक्त कोशिका। क्या कहेंगे इसे? संयुक्त कोशिका। यानी संयुक्त कोशिका में पेयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 23। और गुणसूत्र होंगे तो कितने होंगे? 23 इधर से 23 इधर से,
तो गुणसूत्र होंगे 46। तो ध्यान रखें गुणसूत्रों की संख्या तो होती है 46 और जोड़े बनेंगे 23। अब एक महत्वपूर्ण बात आनुवांशिकी आपके एक टॉपिक है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता कैसे कैसे आगे बढ़ती है इस बारे में यहीं पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पितृ कोशिका और मातृ कोशिका है इन पर जो गुणसूत्र लगे होते हैं, गुणसूत्र पर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स। साथियों ये जो जीन्स होते हैं इन जीन्स में वंश की असंख्य विशेषताएं निहित होती है। क्या होती है? असंख्य विशेषताएं। जीन्स में वंश की असंख्य विशेषताएं निहित होती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन गुणों का हस्तांतरण जीन के माध्यम से होता है। यानी हम ऐसा समझेंगे कि गुणसूत्रों पर लगे होंगे जीन और जीन में वंशानुक्रम की असंख्य विशेषताएं होती है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। गुणसूत्रों पर जीन होते हैं और जीन को वंशानुक्रम का निर्धारक कहते हैं। क्या कहेंगे? वंशानुक्रम का निर्धारक। तो वंशानुक्रम निर्धारक कौन कहलाएगा? जीन। ध्यान रखना वंशानुक्रम निर्धारक जीन कहलाता है। यहाँ पर जो जीन है इस जीन में भी दो जैविक अणु होते हैं एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए में जो गुणसूत्र, डीएनए में जो वंश की असंख्य विशेषताएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, तो डीएनए में जो वंशानुक्रम की जो क्षमताएं हैं वो डीएनए में होती है। आरएनए के माध्यम से उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ब्लड के माध्यम से इनका संचरण होता है। तो असंख्य विशेषताओं को ले जाने का कार्य तो करता है आरएनए और डीएनए में असंख्य विशेषताएं निहित होती है। तो यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे कि एक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46, जोड़े होंगे 23 और वंशानुक्रम का निर्धारक जीन कहलाता है। जीन में दो जैविक अणु होते हैं, डीएनए दूसरा आरएनए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल, जीन का कौन सा भाग नहीं है? जीन का कौन सा भाग नहीं है? आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए, अंडाणु और गुणसूत्र। जीन का कौन सा भाग नहीं है? साथियों जीन का कौन सा भाग नहीं है? अंडाणु। अंडाणु जीन का भाग नहीं है। जीन के भाग कौन से हैं? क्योंकि जीन में दो जैविक अणु होते हैं, मैंने अभी आपको बताया डीएनए और आरएनए, और गुणसूत्रों पर जीन लगे होते हैं, इसलिए ये सभी जीन के भाग कहलाते हैं। अंडाणु जीन का भाग नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर द्वारा प्रस्तावित जैव पारिस्थितिकी जो मॉडल है इसमें तीसरे स्तर का क्या नाम है? तो ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर द्वारा प्रस्तावित जो जैव पारिस्थितिकी मॉडल है इसमें तीसरे स्तर का क्या नाम है? बाह्य मंडल, मध्य मंडल, इनमें से कोई नहीं, या बृहत मंडल। तो ब्रोन-फ्रेन मॉडल जो है ये पारिस्थितिकी का वातावरण से संबंधित 5 अंतर संबंधित कारक बताए थे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर एक विद्वान हुए, उन्होंने जो है जैव पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल में उन्होंने वातावरण के 5 अंतर संबंधित स्तर बताए जिससे बच्चों का विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बाह्य मंडल, मध्य मंडल, इनमें से कोई नहीं, बृहत मंडल। ये आपके लिए बिल्कुल नवीन क्वेश्चन है। तो ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर ने द्वारा प्रस्तावित जो जैव पारिस्थितिकी मॉडल है उसमें तीसरे स्तर का नाम आएगा बाह्य मंडल। क्या आएगा? बाह्य मंडल। तो ध्यान रखें बाह्य मंडल तीसरे स्तर का नाम है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं हम व्याख्या के रूप में। ब्रोन-फ्रेन जो ब्रेनर थे इन्होंने जैव पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल में 5 स्तर बताए। अब वो 5 स्तर में जैसे बाह्य मंडल है, मध्य मंडल है, लघु मंडल है, बृहत मंडल है, इस प्रकार 5 मंडल बताए। अब ये 5 मंडल जो है ये अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात इन पर यदि इफेक्ट पड़ता है तो ये बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर
वातावरण में कई संरचनाओं का एक झुंड होता है। ब्रोन फ्रेनर क्या बताते हैं कि वातावरण में बहुत सारी संरचनाओं का एक झुंड होता है, जिसमें जैसे घर है, स्कूल है, पास पड़ोस की परिस्थिति है, जिनसे बच्चे की दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी प्रभावित होती है। इसके अनुसार वातावरण में कोई एक स्थिर बल नहीं होता जिससे बच्चों का समान ढंग से विकास प्रभावित हो, बल्कि सभी का विकास अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। यहाँ पर जो 5 स्तर हैं, उन 5 स्तरों में सबसे पहला जो मंडल है वो आता है लघु मंडल। पहला एक मंडल आता है लघु मंडल। लघु जो मंडल है ये सबसे भीतरी भाग होता है, ये इस रूप में होता है। तो जो ये जो हिस्सा है ये लघु मंडल का है, यानी यहाँ पर जैसे घर है, परिवार के सदस्य है, ये इसमें शामिल होते हैं। लघु मंडल में सबसे भीतरी भाग होता है और ये क्या करते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि माता पिता का जैसा आचरण होगा, माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे पर वैसा ही इफेक्ट पड़ता है लघु मंडल में। दूसरा ये मंडल है। दूसरा मंडल कौन सा मंडल कहलाएगा? दूसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल में घर से निकलकर बच्चा स्कूल जाने लगता है, पास पड़ोस में जाने लगता है, शिशु के देखरेख के केंद्र होते हैं, तो ये सभी किस में आएंगे? मध्य मंडल में आते हैं। तीसरा जो मंडल है जिस पर ब्रोन फ्रेनर द्वारा प्रस्तावित जैव पारिस्थितिक मॉडल का नाम क्या है? तीसरा मंडल बाह्य मंडल। साथियों, जो बाह्य मंडल होता है, इस बाह्य मंडल में क्या होता है कि वातावरण में जो लोग स्थित हैं, जैसे माता पिता जहाँ काम करते हैं, सामाजिक परिवेश तो इसमें शामिल होता है, लेकिन इसमें बच्चे शामिल नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें वातावरण शामिल होता है लेकिन बच्चे शामिल नहीं होते। ये कौन सा मंडल होगा? ये बाह्य मंडल होगा, तीसरा मंडल होगा। तो यहाँ पर माता पिता जैसे दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। धार्मिक संस्थान है, मंदिर मस्जिद है, गिरजाघर है, स्वास्थ्य केंद्र है आदि, इनका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये सभी के सभी किस मंडल में शामिल हैं? बाह्य मंडल में। तो ध्यान रखें, बाह्य मंडल में क्या होता है कि सामाजिक परिवेश तो शामिल होता है लेकिन उसमें बच्चे शामिल नहीं होते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रोन फ्रेनर से संबंधित ही कि जैव पारिस्थितिकी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी को विदित है, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्रोन फ्रेन ब्रेनर मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं, साधन आदि शामिल होते हैं जिनसे बच्चों का विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने मॉडल जो प्रस्तुत किया उसमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं, साधन आदि तो शामिल होते हैं लेकिन जिनसे बच्चों का विकास क्या होता है? प्रभावित नहीं होता। ये कौन सा स्तर है? तो साथियों ये स्तर बताओ, मध्य मंडल, लघु मंडल, बृहत मंडल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपने आंसर सोच लिया होगा। ब्रोन फ्रेन ब्रेनर मॉडल के किस स्तर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, वैल्यूज, नियम, कानून, सामाजिक प्रथाएं, साधन आदि तो शामिल होते हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है। तो यह है मंडल, कौन सा मंडल होगा? तो यह मंडल होगा बृहत मंडल। कौन सा मंडल होगा? बृहत मंडल। यानी जो बृहत मंडल होता है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, नियम, कानून, दायरे, समाज की प्रथाएं, ये सभी शामिल होते हैं। वो कौन सा मंडल होगा? बृहत मंडल। तो हमने पढ़ा लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बृहत मंडल। अब एक मंडल बच गया, पांचवा, घटना मंडल। क्या कहते हैं उसको? घटना मंडल। 5 मंडल है, तो लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल। लघु मंडल को माइक्रोतंत्र, मध्य मंडल को मेसोतंत्र, बाह्य मंडल को एक्सोतंत्र और बृहत मंडल को मेसोतंत्र तथा घटना मंडल को क्रोनोतंत्र कहते हैं। तो ये जो घटना मंडल है, 5वां स्तर है, इसमें जो है ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो घटनाओं के कारण जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को शामिल किया है।
यहाँ पर जैसे मान लो परिवार में एक बच्चा है, फिर दूसरे बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे में यदि गैप नहीं है तो वो बच्चे का जो विकास है वो पूर्व वाले बच्चे को भी प्रभावित करता है, जिसे क्या नाम दिया, घटना मंडल। तो घटना मंडल 5 मंडल है। तो ब्रोन फ्रेनबेनर ने जैव पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें वातावरण से संबंधित 5 स्तर बताए जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर घुमाता है तो इस प्रतिवर्त को क्या कहा जाता है। आपने ये बहुत बार वीडियो सेशन में और भी देख लिया होगा और जगह भी। इसके साथ साथ हम अन्य प्रतिवर्त भी बताएंगे कि शैशवावस्था के दौरान कौन कौन सी प्रतिवर्तों का विकास होता है। तो यहाँ पर जब गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर घुमाता है तो इस प्रतिवर्त को क्या कहते हैं। जैसे हम गाल को टच करते हैं तो शिशु जिस दिशा में हम टच करेंगे उसी दिशा में सर को घुमा लेता है। इस प्रतिवर्त को क्या कहेंगे, रूटिंग प्रतिवर्त, कनिनिका प्रतिवर्त, बेविंस के प्रतिवर्त और मोरो प्रतिवर्त। तो साथियों इस प्रतिवर्त को कहेंगे रूटिंग प्रतिवर्त। क्या कहेंगे, रूटिंग प्रतिवर्त। रूटिंग प्रतिवर्त का मतलब अपनी सर को घुमा लेना, उसी दिशा में रूट कर लेना। अब यहाँ पर अन्य जो प्रतिवर्त हैं शैशवावस्था में, उन पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर शैशवावस्था के दौरान जैसे आपको दिख रहा है, सबसे पहला रूटिंग प्रतिवर्त ये हमने पढ़ लिया। दूसरा प्रतिवर्त आता है मोरो प्रतिवर्त। मोरो प्रतिवर्त में क्या होता है कि तीव्र शोर होता है और तीव्र आवाज़ होने पर बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, जैसे कुछ पकड़ रहा हो। इस प्रकार वह तेज आवाज़ होने पर ऐसा होता है। अगला प्रतिवर्त आता है बेविंस के प्रतिवर्त। बेविंस के प्रतिवर्त में यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ध्यान रखना। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियों को ऊपर की ओर आती है। पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर आएंगी, ऐसे हो जाएंगी ऊपर की ओर, और फिर आगे की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस प्रतिवर्त को क्या कहेंगे, बेविंस की प्रतिवर्त। और एक प्रतिवर्त आता है कनिनी का प्रतिवर्त। कनिनी का जो प्रतिवर्त है ये पुतलियों से संबंधित है। इसमें तीव्र रोशनी जब आंखों पर पड़ती है तो शिशु के आँख की पुतली सिकुड़ जाती है। जब तेज़ रोशनी आती है आंखों पर तो आँख की पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है। इसे क्या नाम दिया, कनिनी का प्रतिवर्त। और एक प्रतिवर्त आता है चूषण प्रतिवर्त, कि शिशु जो वस्तु मुंह में रखता है उसे चूसना प्रारंभ कर देता है। इसका नाम क्या दिया, चूषण प्रतिवर्त। तो ये प्रतिवर्त शैशवावस्था में विकसित होते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। तो आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि देखो, गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर गर्भावस्था सभी ने समान मानी है। इसके बाद शैशवावस्था की जो अवधि है वो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। तो यहाँ पर आरंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या हो जाएगी, 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 साल आरंभिक बाल्यावस्था है और 6 से 11 या 12 साल उत्तर बाल्यावस्था है। साधारण प्रश्न था, सरल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विकास सिर से पैर की दिशा में होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो साथियों विकास सिर से पैर की दिशा में, विकास का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास की गति में भिन्नता होती है, परंतु फिर भी व्यक्तियों के विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास के कुछ सिद्धांत बताए, कुछ नियम बताए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। तो उस विकास में सबसे पहला जो विकास आता है वो आता है आपादीय। आपादीय। दूसरा जो विकास आता है वो आता है भीतर से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर। और तीसरा जो विकास आता है वो आता है गामक विकास। कौन सा विकास, गामक विकास। अब इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखें, जब विकास सिर से पैर की ओर होता है, जैसे ये सबसे पहले गर्भावस्था में शिशु का सिर बनता है, फिर रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, वक्षस्थल बनता है, फिर सिराओं का विकास होता है। तो यहाँ पर सिर से पैर की ओर विकास होगा, ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसे कहते हैं आपादीय। क्या कहते हैं, आपादीय। और इसे इंग्लिश में कहेंगे सिफेलाकोडल। क्या कहेंगे,
सिफेलाकोडल। तो सिफेलाकोडल विकास, आपादीय विकास, सिर से पैर की ओर विकास, इसे एक नाम और दिया जाता है मस्तक अधोमुखी। ये मस्तक निमुखी लिखा हुआ है, इसका सही नाम होगा मस्तक अधोमुखी। सिर से पैर की ओर विकास को मस्तक अधोमुखी विकास कहते हैं। तो दूसरा जो विकास आता है केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है, जिसे हम भीतर से बाहर की ओर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, भीतर से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल। यानी सबसे पहले शिशु के कंधे का, कोहनी का, कलाई का विकास होता है। पहले वो पर्टिकुलर पकड़ने के लिए पूरे हाथ को फैलाता है और फिर पर्टिकुलर किसी भाग को चलाता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद शिशु की अंगुलियों का विकास होता है। इसलिए इस विकास को क्या कहेंगे? केंद्र से परिधि की ओर विकास। और तीसरा जो विकास है उसे गामक विकास कहते हैं, लोकोमोटिन कहते हैं। ये जो गामक विकास होता है, इसमें गति के क्रम में जो विकास होगा, कि गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और फिर चलना सीखता है। इस विकास को क्या कहते हैं? तो मित्रों, ये आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गामक विकास। और ये जो विकास के सिद्धांत और आयाम, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आता हो। तो विकास के सिद्धांत और आयाम कौन कौन से हैं, उन सभी को विस्तार से हमने प्रज्ञा पुस्तक वॉल्यूम 1 में दे रखा है। आपने यदि नहीं खरीदी तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दूंगा, आप इस पुस्तक को भी ऑनलाइन घर पर बैठे मंगा सकते हैं। तो गामक विकास हम पढ़ रहे थे। गामक विकास में गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और चलना सीखता है। यह किसका प्रतीक है, किसका द्योतक है? तो गामक विकास का। इसी क्रम में भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास के क्रम में पहले बालक सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना सीखता है। यह भी किस विकास का द्योतक है? गामक विकास का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिशुओं में खोज करने का संवेदी पेशीय कौशल विकसित हो जाता है। शिशुओं में खोज करने का संवेदी पेशीय कौशल, अर्थात बालक किसी वस्तु को ढूंढता है, जाकर के खोज करता है उसकी। जैसे कोई वस्तु, खिलौना पड़ा हुआ था, फिर जाकर देखता है कि वो खिलौना कहाँ पर है, तो रोने लग जाता, नहीं मिलता है। तो इसका मतलब उस बालक में एक गुण विकसित हो गया है। उस गुण का क्या नाम है? तो संवेदी पेशीय कौशल सेंसरी मोटर स्टेज में होगा। निम्नलिखित में से शिशुओं में खोज करने का संवेदी पेशीय कौशल किस अवस्था में होता है? तो वो कौन सा होगा? तो वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर संवेदी पेशीय कौशल जो खोज करने का है, उसका क्या नाम दिया? वस्तु स्थायित्व। साथियों, एनसीईआरटी में इसका 8 माह दे रखा है। कितने माह में विकसित हो जाता है? 8 माह। लेकिन अन्य जो पुस्तक हैं, कई प्रामाणिक पुस्तक, उन पुस्तकों में 18 से 24 माह दे रखा है। तो अलग अलग है। एक ये या तो आयु पूछेगा, नहीं पूछेगा तो अलग अलग आएगी। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व जो गुण है वो होता क्या है? यानी जब बालक की आंखों के सामने जो वस्तु नहीं है, वह वस्तु आंखों के सामने नहीं है, फिर भी वह वस्तु है, ऐसा उसको ये ज्ञान हो जाए कि, तो समझ लेना उसमें कौन सा गुण विकसित हो गया? वस्तु स्थायित्व गुण विकसित हो गया। अगला है भूमिका संभ्रांति। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये। भूमिका संभ्रांति किस अवस्था में उत्पन्न होती है? सबसे पहले रोल कन्फ्यूजिंग। रोल कन्फ्यूजिंग किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो आपको इसका पता है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में रोल कन्फ्यूजिंग होता है। अब ये होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। रोल कन्फ्यूजन जो है, इस पर या इस शब्द को इरिक्सन ने दिया। किसने दिया? इरिक्सन ने। इरिक्सन ने कहा कि किशोर अवस्था में बच्चे में भूमिका संभ्रांति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात किशोरों में अपनी पहचान स्थापित करने की एक ज़बरदस्त होड़ होती है, अपनी पहचान स्थापित करने की, और वह अलग अलग भूमिकाएं करता है। कभी तो वो एक्टर बन के घूमता है, कभी क्रिकेटर बन के घूमता है, बहुत सारे रोल करता है, जिसके कारण और उसे अपने बारे में, स्वयं के बारे में आत्मधारण उसका स्पष्ट नहीं होता और तरह तरह की कठिनाइयों का, जटिलताओं का सामना करता है। तो अपने स्पष्ट आत्मधारण को विकसित करने का प्रयास करता है। तो उसे इसने इरिक्सन ने क्या नाम दिया? भूमिका संभ्रांति। यह इरिक्सन कहता है कि वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि किशोरों में जब ये उत्पन्न होती है तो किशोरों में कुछ नई सूझ विकसित करता है भूमिका संभ्रांति। इसलिए भूमिका संभ्रांति किशोरावस्था में उत्पन्न होगी। कन्फ्यूजन की स्थिति को भूमिका संभ्रांति नाम दिया, और ये नाम किसने दिया?
एरिक्सन ने दिया। इस प्रकार आज के सेशन में हमने 10 प्रश्न देखे। कल से हम प्रयास करेंगे कि प्रश्नों की संख्या और बढ़ाएं, लेकिन ये 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नवीन प्रश्न बहुत है और मैं आपको नवीन प्रश्न कराऊंगा, इसीलिए इसमें समय लगा। मैंने व्याख्या पूरे विस्तार समझाई। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।